हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूपीएससी का। आज का आपका टॉपिक रहेगा जिसमें हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमें मेन मेन टॉपिक को समझना है। जैसे लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, एरोस्फीयर क्या है। देन उसके बाद आप पढ़ते हैं पिरामिड क्या है, हॉट स्पॉट रेंज क्या है, वेटलैंड क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। देन उसके बाद लिथोस्फीयर और नेक्स्ट उसके बाद आपका टॉपिक आता है इसी में इकोसिस्टम क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, एसडीजी क्या है, एमडीजी क्या है। ये सभी मेन मेन पॉइंट होते हैं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक आपका है क्या, इन्वायरमेंट। अब इस एनवायरमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या है, इको सिस्टम क्या है, फिर पढ़ेंगे इकोलॉजी कहीं कहीं बोलते हैं, इकोलॉजी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर। दूसरा हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर। तीसरा बायोस्फीयर क्या है। नेक्स्ट उसके बाद एरोस्फीयर क्या है, एरो मतलब वायु, ठीक है, एयर से वायु, एरोस्फीयर। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका सीओडी क्या है एंड बीओडी क्या है। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे आपका हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट क्या है। नेक्स्ट उसमें वेट लैंड क्या है, वेट लैंड। नेक्स्ट उसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। इकोटोन क्या है, इकोटोन क्या है। ये बेसिक जो आपके टर्म देखते होंगे दोस्तों, ये सब आपका इन्वायरमेंट का ही बात है। फिर उसके बाद और आगे सीओपी क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, और कन्वर्जन जोन क्या है, कन्वर्जन जोन, संरक्षित क्षेत्र क्या क्या है। बस अब ये चीजें, और उसके बाद कुछ इसकी और एक दो टॉपिक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये इसके बारे में समझिए बस। चलिए अब पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको क्या पढ़ना होगा, एक बेसिक आप पहले अर्थ को समझिए। अभी मान लीजिए हमारा अर्थ है जो भी है, कैलिफोर्निया अमेरिका, ये पूरा, और ऐसे सॉरी इस तरीके से अर्थ की बात होती है। और यहाँ पर आपका साउथ अफ्रीका बेल्ट की बात करेगा, और यहाँ पर और ये ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अफ्रीका, ऐसे छोटे छोटे, और यहाँ पर हवाई द्वीप हो गए। और ये समझिए आपका अर्थ है। अब इस अर्थ में हमें एक आपका होता है वायुमंडल, एक गैसीय पिंड है, चारों तरफ से इससे घिरा हुआ है पृथ्वी। ठीक है। अब आपको पर्यावरण जब पढ़ना तो बेसिक बेसिक टर्म को ही याद करना पड़ेगा। क्या क्या, जो भी हमारे पृथ्वी के आसपास लिविंग पार्ट में, नॉन लिविंग पार्ट में, जीवित आजीवित जो भी पाए जाते हैं, और गैसीय पिंड से घिरे हुए आवरण को ही क्या बोलते हैं, पर्यावरण। अब आपके क्या क्या देखते हैं भाई, जीवित प्राणी, मृत में काफी चीजें देखते हैं, पर्वत है, पठार है, ये सारी चीजें हैं।
प्लस आपका जीवित में पेड़ पौधे जीव जंतु और हवा वायु, इन्हीं सभी आवरणों से घिरे हुए बेसिक जो टर्म बोला जाता है उसे बोलते हैं पर्यावरण। अर्थात लिविंग पार्ट एंड नॉन लिविंग पार्ट प्लस आपका बायोस्फीयर हो गया, आपका एरोस्फीयर हो गया, इन्हीं के घिरे हुए आवरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। बस इतना ही से चीज है। और भी अपने तरीके से आप अपने शब्दों बना सकते हैं कि पर्यावरण उसे बोलते हैं जीव जंतुओं, वायुमंडल या हमारे आसपास के जितने भी लिविंग पार्ट नॉन लिविंग पार्ट जीवित अजीवित जितने भी तत्व पाए जाते हैं, इन्हीं सभी घिरे हुए आवरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। अब लेकिन यहाँ आप किस पे बात करोगे? अर्थ पे, इस पृथ्वी पे। तो ये आपका पर्यावरण का बेसिक टर्म हो गया। लेकिन हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? दूसरा बात करता है इकोसिस्टम क्या है और इकोलॉजी। पहले भी नहीं, पहले सब बात करेंगे इस पे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एरोस्फीयर। पहले हम समझेंगे लिथोस्फीयर। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर को स्थल मंडल। ये जो होता है आपका स्थल मंडल। अब स्थल मंडल में क्या क्या पाया जाता है? आप ध्यान से सोचिए। पर्वत है, पठार है, झील है, नदी है, पेड़ है, पौधे, जीव जंतु हैं, ये सब किसके पार्ट आ जाएंगे? आपके स्थल मंडल के ही पार्ट आ जाएंगे, क्योंकि स्थल पे। लेकिन स्थल मंडल में आप पहले पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र, डेजर्ट एरिया, प्लस पृथ्वी के कुछ परत, क्रस्ट, मेंटल को, अर्थात सियाल, सीमा, नीफे, ये जो भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं स्थल मंडल। जब स्थल मंडल के बारे में समझ जाते हैं, पहला चीज। अब दूसरा पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? पृथ्वी के ये जो आप देखते होंगे यहाँ पर जो जल का पूरा एक स्वरूप है जिससे पृथ्वी के ऊपर सब पाए जाते हैं। देखिए पूरी जल ही जल। तो पृथ्वी में अब दूसरा चीज क्या पाया जाता है? जल। जल क्या करता है भाई? स्थल मंडल तो हमें पता है, लेकिन अगर जल नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा? इसलिए इसको जल मंडल बोलते हैं। जब जल मंडल पढ़ेंगे, कभी काल ओशिनो जियोग्राफी का पार्ट आता है जिसमें आप पढ़ेंगे ट्रेंच कहाँ पाया जाता है, करंट धाराएं जो होती हैं, ठंडी धारा क्या है, गर्म धारा क्या है, ये सब किसकी बात करता है? आपका हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल की बात करता है। रिवर है, नदी है, लेक है, पॉन्ड्स हैं, तालाबे हैं, ये सब किसकी बात करेगा? जल मंडल की। ठीक है। अगला बात करता है बायोस्फीयर। जब स्थल मंडल हमें मिल गया, जल मंडल मिल गया, तो कोई जीव जंतु का जन्म होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो इस पे क्या होगा? कुछ ना कुछ एनिमल या प्लांट्स, पेड़ पौधे या जंतु, जीव जंतु, इनका जन्म होगा। ठीक। अब लेकिन स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, बायोस्फीयर हो गया, प्लस उसी में आपका एक होता है आपका एरोस्फीयर। अगर आपके पास एरोस्फीयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो भैया कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस है जो हमारे लिए उपयोग जीवन में है और कौन सी गैस हमारे लिए उपयोग नहीं है? इसलिए वायुमंडल में आप पढ़ेंगे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितने गैस होते हैं ये वायुमंडल के बेसिक पार्ट। लेकिन इसी वायुमंडल में अगर देखा जाए, पृथ्वी की जो आवरण से घिरे हुए हैं, इसको हम 5 भागों में वायुमंडल को बांटते हैं। कौन कौन? स्थल मंडल, सॉरी, जिसको बोलते हैं अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल। स्थलमंडल या ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ये देखा जाए तो इसको 5 मंडलों में बांटा गया है। अब इसमें अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ से कोई एक मंडल, फिर दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल। अब हर एक मंडल पृथ्वी से यहाँ तक का जो मंडल, इसमें क्या पाया जाएगा? इसके ऊपर एक कौन सा मंडल पाया जाएगा, इसके ऊपर कौन सा, इसके ऊपर कौन सा, ये जो बांटा गया है। अब मान लीजिए पृथ्वी से 0 से 18 किलोमीटर तक के बीच में इंसान क्या कर सर्वाइव करता है। 18 से मान 64 गया तभी सर्वाइव। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो और गैस, दूसरे गैस की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो इसको बांटा गया वायुमंडल, इसको अलग अलग क्या करते, परतों में इसको हम पढ़ते हैं। तो जब लिथोस्फीयर मिल गया, हाइड्रोस्फीयर मिल गया, वायुमंडल मिल गया, जैवमंडल मिल गया, ये सभी जब हमें सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, इन्हीं के जोड़ करके निकल के आपका आता है कौन सा? पर्यावरण। पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट। अब अगर इन्हीं चारों में से कोई चीज अनबैलेंस होगा,
मान लीजिए अनबैलेंस कैसे, लिथोस्फीयर पे मान लीजिए कहीं टेक्टोनिक क्रिया ऐसा हुआ कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया। जब ऐसे एक्टिविटीज होगा तो हमारा पर्यावरण क्या आगे अच्छा रहेगा खराब होगा, तो उसमें अनबैलेंस आ जाएगा, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर हमारा लिथोस्फीयर ठीक चल रहा है, हाइड्रोस्फीयर ठीक है, बायोस्फीयर ठीक है, एरोस्फीयर ठीक है, तो हमारा पर्यावरण बेहतर रहेगा। बस ये, लेकिन अब ये जो कभी चीजें में परिवर्तन आता है, चेंजिंग आता है, क्यों आता है, इसके पीछे रीजन होता है। कुछ नेचुरल एक्टिविटीज होता है, कुछ मानव के द्वारा एक्टिविटीज करते हैं। नेचुरल एक्टिविटीज जैसे मान लीजिए पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती हुई क्या कर रही है, घूम रही है, लेकिन घूमती हुई चल रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी ग्रह टकरा गया, बाहर से कोई ग्रह आया, ऐसे पृथ्वी से टकरा गया, तो इसका मूवमेंट में प्रभाव पड़ा। या पृथ्वी के अंदर मान लीजिए जो आपका नीफे है, सियान सीमा नीफे है, अब वहां पर पूरा लिक्विड फेम में है, अब अलग अलग परतें हैं, एक परत दूसरे परत से जो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया होता है, इससे क्या होता है, कभी ज्वालामुखी आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है। इसके वजह से क्या होता है, पर्यावरण पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये हो गया लिथोस्फीयर का। दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मान लीजिए अभी जल मंडल है, अगर समुद्र की सतह की जल की मात्रा ज्यादा बढ़ती रहेगी तो मानव के लिए जीना क्या हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीव जंतुओं पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो बरसात ज्यादा होगी या तो बरसात कम हो जाएगा। अगर जल की मात्रा बढ़ती है तो भी नुकसान, घटती है तब भी नुकसान। इससे क्या होगा, पर्यावरण पे नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, अनबैलेंस हो जाएगा। दूसरा बायोस्फीयर, अगर जीव जंतु किसी भी जीव जंतु की जो भी आप जब खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, फूड चेन पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखते होंगे अगर हिरण की संख्या बढ़ गई ज्यादा तो घास कम पड़ जाएगा, अगर घास बहुत ज्यादा हो गया और हिरण कम है तो जंगल ज्यादा हो जाए, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। ऑक्सीजन लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो आग लगने की चांस ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए क्या होता है, पूरा इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एक इकोसिस्टम में हर एक चीज का, घास को मान लीजिए खरगोश खाता है, खरगोश को सांप खाता है, सांप को मान लीजिए चील खाता है। ये जो पूरा इकोसिस्टम बना है, अगर इस बायोस्फीयर में किसी भी चीज के तत्व की मात्रा बढ़ गई तो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे मानव है, मानव की अगर जनसंख्या ज्यादातर बढ़ जाएगी तो मानव को खाने पीने की चीजों में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगा। रिसोर्स इतना है नहीं, जल की मात्रा इतना है नहीं, फूड भी इतना है नहीं। आज मान लीजिए भले फूड की वैरायटी देखते हैं बट आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आप रोजाना सुनते होंगे ये फूड मत खाओ, ये फूड मत खाओ, ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब भूख लगता है तो कुछ भी खाने का मन करता है। ये कहने का मतलब है बायोस्फीयर में किसी भी जीव जंतुओं की संख्या बढ़ेगी तो वो भी पर्यावरण पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बायो में मानव भी आएगा। अगला है एरोस्फीयर। अब एरो मतलब वायुमंडल में, वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तब भी नुकसान, घट गया तब भी नुकसान, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ गया तब भी नुकसान, घट गया तब भी नुकसान, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, जिसमें एक टॉपिक आपका आता है कौन सा, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये सब क्या है, अगर किसी भी एक चीज में कोई थोड़ी सी परिवर्तन होती है तो इसका इम्पैक्ट। अब ग्लोबल क्या होता है, ये पूरी पृथ्वी जो होती है ये गर्म हो जाती है। आजकल आप देखते होंगे अब पृथ्वी क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है एल्बिडो, बताते हैं आपको तब उसके बाद आगे। एल्बिडो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य अपना अलग अलग किरणें से यहाँ जो रेडिएशन आता है, मान 100% उसने हीट किया, पृथ्वी को गर्म किया। अब पृथ्वी क्या करती है, इसको अगर 100% इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस कर देती है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100% आता है, 100 वापस कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही 100% में पता चला पृथ्वी अपना 5% ऑब्जर्वेशन करने लग गई। अब वो जो ऑब्जर्वेशन कैसे होता, अवशोषित कैसे होने लगता है, क्योंकि पृथ्वी पे अगर जल की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, इसीलिए देखते होंगे जल अगर जितना देर से गर्म भी होती है उतनी देर में ठंडा भी होती है। लेकिन यहीं पर अगर ठोस तत्व है, पर्वत है, या आपका लोहा है, या मैदानी भाग है, या डेजर्ट एरिया है, तो देखते होंगे हीट को कम वो ऑब्जर्वेशन करती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जैसे जैसे जल की मात्रा की गर्म होती रहेगी तो जो भी ये ग्लेशियर पाए जाते हैं अलग अलग जोन में, ये सब मेल्ट होते रहेंगे,
और जब ये सब पूरा ग्लेशियर मेल्ट होता रहेगा तो सी लेवल बढ़ेगा, और सी लेवल जब ज़्यादा बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज आएगा। और क्लाइमेट चेंज कैसे आ जाएगा, कहीं बरसात ज़्यादा होगी, कहीं बरसात कम होगा, कहीं पर पता चला सूखा आ जाएगा। तो इस प्रकार की क्या होती एक्टिविटीज होने लगती है। सोचिए हर एक पॉइंट से एक चीजें, और जब ये सब अनबैलेंस होता है तो आपका पर्यावरण क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और अगर सब चीज ठीक है, ये भी चल रहा ठीक, 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 और मानव के द्वारा जो भी एक्टिविटीज किया जा रहा है वो भी ठीक, अगर बैलेंसिंग अप्रोच में एसडीजी कॉन्सेप्ट में काम किया जाएगा। एक जो टॉपिक आपको आता है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि ये 2015 से लेकर के इसका टारगेट है 2030 तक। इसमें 17 पॉइंट रखा गया है, और ये पॉइंट क्या कहती है, यही सारी पॉइंट इसमें इंक्लूड है कि अगर मान लीजिए आप गरीबी कम कर रहे हैं, बेरोजगारी कम कर रहे हैं, पर्यावरण को बनाना है, बेहतर करना है, तो सबसे पहले पर्यावरण पे फोकस होना चाहिए। अगर पर्यावरण पे फोकस नहीं करेंगे तो कैसे गरीबी कम करेंगे, कैसे भुखमरी कम करेंगे। भाई अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए पृथ्वी बहुत ज्यादा, इंसान को भाई 10 मिनट झेलना मुश्किल हो, खत्म हो जाएगा। या नाइट्रोजन की किसी भी गैस की तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी तो मानव सर्वाइव कर पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा जब बढ़ जाए, पृथ्वी गर्म हो जाए, तो पता चला जो टेम्परेचर इंसान का मान लीजिए 35-37 तक तो झेल सकता है, ठीक है, अगर वो 60 तक पहुंच गया, 55 तक पहुंच गया, या 50-55, क्या वो इस डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, ब्रेन खत्म हो जाएगा, सोचने समझ ताकत खत्म हो जाएगी, चक्कर आना, बीपी लो हो जाना, इंसान का जीवन क्या हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। और ये सब जो होने लग जाता है किसके कारण होता है, क्लाइमेट चेंज का ये सब होता है। इसीलिए हमें हर एक पॉइंट को सोच के पढ़ना है। अगला बात करते हैं सीओडी एंड बीओडी। सीओडी एंड बीओडी क्या होता है दोस्तों, कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग बोलते हैं। अगला है बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग। जैसे अगर मान लीजिए कूड़ा आपने इकट्ठा कर लिया, छिलके आम का, चाय पत्ती का, सब मान लीजिए आलू का, टमाटर का, बैगन, सभी का छिलके इकट्ठा कर लो और उसको आप सड़ाने किसी डस्टबिन में डाल दो। अब अगर वो नेचुरल प्रोसेस से जो डिकम्पोज होगा तो उसमें जो उसको ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए, जो नेचुरल प्रोसेस से होता है उसको बोलेंगे बीओडी, बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजर। अगर यहीं पर एक केमिकल डाल करके किसी चीज को आप सड़ाते हैं तो उसको बोलेंगे केमिकल, जो कि केमिकल आप डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग। तो ये जल्दी इसका प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस स्लोली होता है, ये नेचुरल प्रोसेस से काम करता है और ये आर्टिफिशियल तरीके से काम करता है। अब इसका नुकसान क्या, इसका फायदा क्या है। अब बीओडी अगर है, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट अगर एक नेचुरल ग्रोथ होती है तो उसके बॉडी में कोई ज्यादा बीमारी भी नहीं होगा, ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा, पैर भी अच्छे मजबूत होंगे, हाथ पैर अच्छे होंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर वही पता चला उसको एक केमिकल खिलाया जा रहा है, टेबलेट खिला खिला के उसकी हाइट बढ़ाया जा रहा है, तो उसके हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसकी हाइट के ग्रोथ तो हो गया, बस उसके बोन्स पे प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले फ्यूचर में वो कभी भी नेचुरल चीजों को झेल नहीं पाएगा। नेचुरल मीन्स जैसे कि उसको अगर ठंड ज्यादा है तो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, गर्मी ज्यादा होगी तो भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। एक प्रकार से नेचुरल एक्टिविटी से तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कभी भी दुनिया छोड़ सकता है। जैसे आजकल लोग देखते होंगे, अब आज अपने लोग अपने बॉडी क्या कर दिए, एसी में, ऑफिस में एसी, घर में एसी, नेचुरल प्रक्रिया से जो भी होता, सूर्य का प्रकाश आप पाते नहीं तो आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी आ जाती है। इसीलिए सुबह सुबह लोग बोलते हैं कम से कम सूर्य का प्रकाश लेना बहुत जरूरी है। अब अगर आप नेचुरल प्रोसेस से नहीं काम करेंगे तो आपका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आजकल लोग भाई सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है, इसलिए सीओडी और बीओडी पढ़ना भी थोड़ा सा पॉइंट था, आपको बताया। अब बात करता हूँ हॉट स्पॉट क्या है, वेटलैंड क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, तब उसके बाद पढ़ेंगे इकोटोन और उसके बाद इकोसिस्टम। हॉट स्पॉट मीन्स होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत से वैरायटी जीव जंतु देखने को मिले तो उसको एक हॉट स्पॉट रेंज बोल दिया जाता है। जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, हिमालय का रेंज हो गया, यहाँ पर कई वैरायटी जीव जंतु देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे भी काफी देखने को मिलते हैं, उनको हॉट स्पॉट रेंज बोला जाता है। अगला होता है वेटलैंड क्या है, वेट मतलब नमी, जहां पर सबसे ज्यादा नमी होगा, जैसे आपने सुनते होंगे झील टाइप, पानी की जहां मात्रा एक नमी होगा तो वहां का वाटर लेवल ठीक ठाक होगा तो मानव भी वहां पर सर्वाइव करेगा।
अलग अलग प्रकार के पेस्ट, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े जीव जंतु वहाँ जन्म लेते हैं, उनके लिए एक हैबिटेट बनता है, एक निवास बनता है। तो उस एरिया को बोलते हैं क्या, वेटलैंड। वेट मतलब नमी, दलदली क्षेत्र। इसलिए बोला जाता है जहाँ नमी होगा वहाँ जल अच्छा होगा, और जल होगा तो वहाँ जीवन होगा। अगला बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी मतलब वही बात है, जब जहाँ बहुत से प्रकार के जीव जंतु, उनमें कई वैरायटी देखने को मिलता है, तो उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इस जैव में कितनी विविधता है। जैसे दिल्ली जैसे शहर है, मुंबई जैसे शहर में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली शहर की बात करें, यहाँ पर बहुत से बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, मानव में, भाषा में, कल्चर में, पहनावा में, बॉडी में। जैसे अब यहीं पर पंजाब का भी व्यक्ति देखने को मिलेगा, यहीं पर कर्नाटक का भी व्यक्ति देखने को मिलेगा, पूरे भारत के व्यक्ति यहाँ देखने को मिलेंगे। यूपी के लोग मिलेंगे, बिहार के लोग मिलेंगे, बंगाल के लोग मिलेंगे, आसाम के लोग मिलेंगे। तो आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की भाषा है, अलग अलग लोगों की अपनी हाइट है, अलग अलग उनकी कल्चर है, अलग अलग उनकी खान पान है। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ऐसे जीव जंतुओं में किसी आप जंगल एरिया में चले जाइए, अगर वहां पर पता चला 10 प्रकार की चिड़िया देख रहे, 50 प्रकार के पंछियां अलग अलग दिख रहे हैं, 60 प्रकार के सांप देखने को मिल रहे हैं, 80 प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, इसी को बोल दिया जाता है क्या, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इकोटोन क्या है। इकोटोन क्या होता है, मान लीजिए ये भारत जैसे देश में, ये भारत अपना देश है और यहाँ पर अरेबियन सी है, जल है, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है। तो जहां पर जल की सतह और स्थल की सतह, जल की सतह और स्थल की सतह दोनों जहां मिलते हैं, इन एरिया को बोला जाता है इकोटोन। बस खत्म, और कुछ है। जैसे यूपी का बॉर्डर अगर देखा जाए, दिल्ली का एनसीआर बॉर्डर देखा जाए, तो यहाँ सबसे ज्यादा इकोटोन देखने को लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये तो जीव जंतु बात है। अब बात करते हैं आपका इकोसिस्टम का है, इकोलॉजी। इकोसिस्टम, इकोलॉजी मतलब क्या, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तंत्र माने हिस्सा। अगर मान लीजिए किसी जंगल में आप जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, वही क्या है, उनके तंत्र है, उनके हिस्सा है। जैसे मान लीजिए मैं, तो मेरे बॉडी में मेरे हाथ एक तंत्र है, ब्लड तंत्र है, कोशिका तंत्र है, हेयर तंत्र है, आंखें उनकी तंत्र है। ये सभी तो मिलकर के बॉडी बनी है ना। अगर इसी में सब पार्ट को अलग कर दो तो रह क्या गया, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बना। अगर इनमें से किसी का अनबैलेंस होगा तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, अगर ये सभी लोग मिलकर रहेंगे तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अब इसी में आप जब पढ़ते हैं ना पिरामिड, तो पिरामिड एक कॉन्सेप्ट आता है। पिरामिड यही बात बोलता है दोस्तों कि जैसे जल स्तर पे आप देखेंगे, जिसको इसको बांटा गया नंबर सिस्टम, बायो सिस्टम और एनर्जी सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसमें आप काउंट करके पढ़ते हैं, कभी ये सीधा होता, कभी इसका उल्टा बनाया जाता, दो तरीके से बनता है पिरामिड, नंबर सिस्टम में भी, बायो सिस्टम में भी और एनर्जी सिस्टम में भी। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिएगा, मैं आपको हिंट कर देता हूँ। नंबर सिस्टम जिसमें हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये बायो सिस्टम में क्या होता है, हम काउंट नहीं कर, मतलब बायो क्या होता है, खाद्य श्रृंखला जो जैविक रूप से होता है। घास को किसने खाया, खरगोश ने, खरगोश को किसने खाया, सांप ने, सांप को किसने खाया, आपका चील ने। ये फूड चेन है, ये बायो सिस्टम है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं एनर्जी सिस्टम। एनर्जी जैसे सूर्य के प्रकाश से मान लीजिए 100 कैलोरी एनर्जी आता है, पेड़ पे पड़ा, पेड़ को किसी 100 उसने 10% कंज्यूम किया, और उस पेड़ के पत्ती को कोई जानवर उसको 5% कंज्यूम किया, तो जो ये एनर्जी एक प्रकार से ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं एनर्जी पिरामिड सिस्टम। तो दोस्तों आज इतना ही सारी बातें हमने किया छोटे तरीके से। अब बात करते हैं आपका सीओपी क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी G28, G22, G28, G29, ये जो 9 क्या 20 होता है 24, इसमें जितनी कंट्री ऐड होते हैं तो लग जाएगा। आज मान लीजिए 20 कंट्री मिलकर के कोई एक पार्टी बनाए तो बोलेंगे G22। मान लीजिए इससे 15 कंट्री मिल गए G20-15। इस प्रकार से क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है, ट्रेड को लेकर के बात होती है, इन्वायरमेंट को लेकर के बात होती है, इकोसिस्टम को लेकर के बात होती है, आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात होती है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के बात होती है। तो लेकिन सबसे ज्यादा फोकस होता है आपका पर्यावरण को लेकर के बात कही जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी।
अगला बात करते हैं कन्वर्जन जोन क्या है। कन्वर्जन जोन मतलब संरक्षित क्षेत्र है। अब जैसे संरक्षित क्षेत्र एक पार्क होता वहां भी क्षेत्र बनाया जाता है, एक जंगल एरिया होता वहां भी क्षेत्र में उनकी संरक्षित किया जाता है। अब इसमें सरकार अलग अलग लोग अपना विचार देते हैं कि भाई अगर हमारे पास जंगल नहीं होगा, जीव जंतु नहीं होंगे तो पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, और जब चीजें अनबैलेंस हो जाएगा तो मानव का भी ज्यादा नुकसान होगा। अब जैसे आप जंगल की कटाई कर दो तो जितने जंगली जानवर शहर में आना शुरू कर देंगे, और शहर में अगर आ गए तो लोगों को मारना शुरू करेंगे। बाघ शेर चीता आएंगे तो लोगों को मारेंगे भी और खाएंगे भी। ये भी होगा कि नहीं होगा? इसलिए बोला उनके लिए संरक्षित जोन बनाया जाए, उनके लिए भी जंगल छोड़ो, जमीन छोड़ो, वो भी अपना सर्वाइव कर सके। तो पार्क के तरीके से क्या होता है, चिड़ियाघर के तरीके से आप लोग कुछ जानवरों को पकड़ के ला करके उनको चिड़ियाघर में रख देते हैं। अब उनके लिए कुछ लोग मनोरंजन की उद्देश्य रखते हैं, अब कुछ लोगों का बस एक दिल बहलाने के लिए, चलो हमारे बच्चे हैं, आसपास के बच्चे देखेंगे, जीव जंतुओं के बारे में समझेंगे, इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे, एक एजुकेशन का पार्ट बना देंगे। इसलिए देखते होंगे कभी कल कॉलेज या स्कूल बच्चों को लेकर के टूरिज्म पे ले जाते हैं, चलो बच्चों आज चिड़ियाघर दिखाते हैं। तो चिड़ियाघर का मतलब उसमें अलग अलग प्रकार पेड़ पौधे जीव जंतुओं से परिचित कराया जाता है। लेकिन वो भी कन्वर्जन जोन का ही बात होना चाहिए, ना कि मनोरंजन की बात होना चाहिए। बस खत्म। अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं दोस्तों, जब आप देखते 1997 में जापान में क्या हुआ, कार्बन उत्सर्जन को लेकर के बात कहती है। कार्बन उत्सर्जन मीन्स जैसे अमेरिका सबसे ज्यादा रिसोर्स का प्रयोग कर रहा है, चाइना रिसोर्स का, जर्मनी, आपका ब्रिटेन। तो इसमें बोला गया भाई अगर सभी लोग कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करोगे, ये जो ग्लोबल है, जो ग्लोब है, पृथ्वी है, इसमें ओजोन की अगर मात्रा बढ़ गई, अगर ओजोन लेयर में पता चले CFC कार्बन फ्लोरो कार्बन करके बोलते हो, कार्बन फ्लोरो कार्बन ऐसे करके नाम है CFC, अगर इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो ओजोन लेयर की मात्रा, जो लेयर है, जैसे आप चाय पत्ती जो चाय बनाते छानते छन्नी से, अगर छन्नी टूट जाएगी तो चाय पत्ती भी आ जाएगी। ऐसे ओजोन लेयर एक परत है, अगर वो टूट गया तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जितना होगा, मानव के स्वास्थ्य पे, मानव के स्किन पे, पेड़ पौधों पे, जीव जंतुओं पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे कैंसर और तरह तरह के डिजीज की बीमारियां होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जापान में 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया। प्रोटोकॉल मतलब क्योटो में बना, प्रोटोकॉल होना चाहिए, ज्यादा कार्बन उत्सर्जन ना करो, अगर ज्यादा कोई करेगा तो इसकी पेनल्टी भरेगा। बस इतना ही है दोस्तों। बाकी जो अलग अलग देशों में इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कभी जर्मनी में होगा, कभी फ्रांस में होगा, कभी पेरिस में होगा, अलग अलग जगह इनका होता, कभी कभी इनका नाम भी पूछता है। तो बस इतना, अगर आपने जो मैंने टर्म बताया है आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो काफी चीजें सीख जाओगे दोस्तों। तो आज इतना ही है, बाकी कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।